बॉय ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। बड़ी साइंस के तालिब इल्मों के लिए चाइना का जो निज़ाम हुकूमत है वो कई पहलुओं से दिलचस्पी रखता है, क्योंकि एक तरफ चाइना सोशलिस्ट रिपब्लिक के तस्वर के कायम है, वहाँ दूसरी तरफ वहाँ पर जो तरक्की और खुशहाली का जो पैमाना है और उसको एक बुनियाद बनाकर उसे दुनिया के अंदर जो है वो एक तफाखुर जो हासिल है, इस तरह वहाँ पर जो निज़ाम हुकूमत की जो कारकर्दगी है उसका एक तस्वर आइनी तौर पर हासिल करना जो है वो हर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के लिए एक इंतहाई दिलचस्पी का हामिल मौजूद समझा जाता है। अगर हम आइनी तस्वर को समझने के लिए देखें तो चाइना बुनियादी तौर पर जो अहद हाजिर के जिस निज़ाम के तहत है वो उनकी तारीख जो है वो सदियों पुराने निज़ाम से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यानी कि जो मौजूदा निज़ाम है डेट इज़ द रिजल्ट ऑफ द एक कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, कल्चरल रेवोल्यूशन। तो इस तरह कहते हैं उस निज़ाम के साथ अब उस वाबस्तगी का कोई जो उसके सदियों पुरानी तारीख कबल मसीह के ज़माने से ये चाइना का जो निज़ाम है उसके इर्तिकाई अमल का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक रेवोल्यूशनरी निज़ाम तश्कील दिया गया एक रेवोल्यूशनरी अमल के नतीजे के अंदर। तो हम देखते हैं कि चाइना जो बुनियादी तौर पर अपना जो एक सदियों का जो उसने सफ़र तय किया, ये मुख्तलिफ डायनेस्टी के तहत चलाया जाए। हर डायनेस्टी जो है चूँकि अपने हुक्मरान की सोच और फिक्र की आइनादार होती है, तो इस तरह जो डायनेस्टी तब्दील होती थी तो निज़ाम हुकूमत के असूल और जवाबत भी तब्दील होते रहते थे। अगर हम सबसे कदीम अहद देखें तो यहाँ पर जाकर चाओ अहद है, फिर एक चन अहद का तस्वर डायनेस्टी आ जाती है, फिर हन डायनेस्टी है, फिर इसी तरह चीम मन अहद है, फिर इसी तरह मंग अहद का एक तस्वर दिया जाता है, फिर एक मांचो डायनेस्टी जो है वो दी जाती है। तो ये तमाम इर्तिकाई मराहल थे जिसके नतीजे के अंदर जाकर जो है और वहाँ पर जो एक निज़ाम बादशाह था उसके खिलाफ एक रद्द-ए-अमल पैदा हुआ। एक कम्युनिस्ट सोच और फिक्र के तहत उस निज़ाम के अंदर जो खामियां थी डायनेस्टी की वजह से उसको हल करने का जो तलाश किया गया। तो इसे कहते हैं 1949 के अंदर जो है वो नेशनलिस्ट चाइना या मुख्तलिफ डायनेस्टी का जो एक कल्चर था निज़ाम वो ख़त्म हो गया और एक कम्युनिस्ट पार्टी का इक़्तिदार जो है वो हमें कायम होता हुआ नजर आता है। फिर इस 1949 के निज़ाम को 1954 के अंदर जो है वो एक तब्दीली का उसके अंदर एक तस्वर पैदा किया, इस्लाहात का एक अमल इख्तियार किया गया। फिर जो हमें मौजूदा चाइना का जो आइनी ढांचा है वो एक दरअसल उस आइनी निज़ाम की अक्कासी करता है को जो 1982 के अंदर तश्कील दिया गया। बुनियादी तौर पर अगर इस निज़ाम के अगर देखना चाहें व्हाट आर द सेलियंट फीचर, तो इसको हम अगर वन बाई वन करके देखना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द बेसिक फीचर्स ऑफ द चाइना जो है वो एक सोशलिस्ट स्टेट है। यानी कि एक ऐसा निज़ाम हुकूमत कि जहाँ पर जो रियासत जो है वो बुनियादी जो सोर्सेज है उनको रियासत अपने कंट्रोल में लेती है। सोशलाइज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन and the equal distribution among the जो pupils है, that is the basic philosophy of the present regime of the China। और यहाँ पर जो सोशल निज़ाम है वहाँ पर जो एक बुनियादी असूल आइन के तहत दिया गया कि no one has the any right to alienate itself from the socialist ideology or to raise the voice against the socialist ideology or to have any such activity which is considered to be against the socialist philosophy। तो कहते हैं यहाँ पर निज़ाम को जो सोशलिज्म का निज़ाम है उसको आइनी तौर पर जो है वो इस तरह तौर पर हासिल किया गया कि चाइना जो है वो नो अदर सिस्टम कैन इवन बी प्रोपिगेटेड इन द डेमोक्रेटिक कल्चर इन द चाइना। तो कहते हैं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इट कॉल्ड द सोशलिस्ट जो स्टेट है। फिर जाकर नंबर 2 पे चले जाते हैं तो यहाँ पर जो एक और तस्वर है वो यूनिपार्टी सिस्टम का तस्वर है। द होल पोलिटिकल सिस्टम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। और वहाँ पर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ना तो तश्कील दी जा सकती है, ना उसका कोई तस्वर दिया जा सकता है। और इस तरह वाहिद पार्टी यूनिपार्टी सिस्टम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी का। और ये कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चाइना के निज़ाम के हवाले से इसलिए इंतहाई अहम है कि ये पार्टी ना सिर्फ इनकलाब का बानी पार्टी भी तस्वर की जाती है, बल्कि कम्युनिस्ट पार्टी का जो तंजीमी ढांचा है वो बुनियादी तौर पर इतना नशोनुमा दिया गया है कि वहाँ पर कोई सरगर्मी जो है वो
कम्युनिस्ट पार्टी की सोच और फिक्र के बरखिलाफ जो है वो तश्कील नहीं दी जा सकती। और कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर जो अफराद होते हैं, उन्हीं अफराद की जितनी ताकत कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर होती है, वो उतनी ही ताकत उसको निज़ाम के अंदर हासिल होती है। तो इसका ये नहीं हो सकता कि कोई फ़र्द जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की ताकत से महरूम हो और वो हुकूमत के किसी ओहदे पर फायज हो सके। तो अल्टीमेट जो स्ट्रेंथ होती है हुक्मरानों की, वो उनके उस लीडरशिप या उस किरदार की वजह से होती है जो उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी को हासिल होता है। तो ये कहते हैं कि चाइना के निज़ाम के तमाम जो खदोखाल है, उसके अंदर जो अमली सोच और चाहे वो सोच और फिक्र का हो या अमली पॉलिसियों के तश्कील का हो या उसको पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने का हो, तो डेट ऑल बाई मीन इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। अल्टीमेटली इसको जो है वो हुकूमत के अहदेदार जो है वो सिर्फ इसको यूज़ करते हैं। तो इससे कहा जा सकता है कि चाइना के अंदर नो रूलर हैज़ एनी authority to do any act against the will of the communist party। और अगर ऐसा करने की कोशिश करेगा, ऑब्वियसली ही विल नॉट बी द मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। और उसका वो कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर नहीं है, तो इट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी राइट इन द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द चाइना। तो इस तरह यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी का एक इक़्तिदार है। फिर यहाँ पर जाकर जो एक और तस्वर जो चाइना के निज़ाम को समझने के लिए हमें समझना जरूरी है, डेट इज कॉल्ड द डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। अब यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म है, यहाँ पर जो ओपिनियन मेकिंग का तस्वर है, यानी कि किसी पॉलिसी को बनाने के लिए जो आपको इनपुट चाहिए होती है, तो वो इंतहाई द लोएस्ट लेवल ऑफ द जो कम्युनिटी है उससे जो है वो हासिल किया जाता है। यानी कि कहा जाता है कि कहाँ दो तीन बंदे अगर इकट्ठे हो जाते हैं, इट मीन कि देयर इज वन अमंग्स देम इज द मेंबर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। तो क्या कहते हैं कि जो राय लेते हैं तो वो इतनी ज़्यादा, और फिर मुख्तलिफ जो तंजीमें हत्ता के फौज है या दीगर सियासी इदारे हैं या गैर सरकारी इदारे हैं, वहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी एज ए पोलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी नुमाइंदगी रखती है। इस तरह वहाँ पर जो अफराद होते हैं उनकी जो राय है किसी भी पॉलिसी के लिए इंतहाई ना सिर्फ अहम होती है, बल्कि उसकी बुनियाद के ऊपर ही जो है वो पॉलिसी बनाई है। लेकिन इस पॉलिसी को नाफिज करने का इख्तियार जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी की जो हाईएस्ट हायरार्की होगी उसके पास होता है। इसलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेटिक है कि पॉलिसी बनाने के लिहाज से, लेकिन नाफिज करने के लिहाज से ये सेंट्रलाइजेशन है कि वहाँ पर एक फर्द या एक ग्रोह पार्टी का जो है वो अल्टीमेटली द यूज द डिसीजन मेकिंग पावर। तो डेट इज वाई इट इज कॉल्ड अ सिस्टम डेट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म। फिर यहाँ पर जाकर हमें जो एक और इस निज़ाम को देखना है कि एक बहुत बड़ा रकबा और दुनिया की बहुत बड़ी ताकत, दैट इज रूल्ड बाय अ सिस्टम ऑफ द स्टेट दैट इज कॉल्ड द यूनिटरी सिस्टम। यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे मुल्क का नज़्म नस्क चलाती है। यहाँ पर जो हुकूमतें दीगर इलाकाई हुकूमतें हैं वो लोकल गवर्नमेंट का तस्वर रखती है, ना कि एक फेडरल सिस्टम का निज़ाम के तहत उन्हें कोई डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के तहत इक़्तिदार जो है वो दिया जाता है। तो वहाँ पर जो है वो जितनी भी मुकामी हुकूमतें हैं जिनको सूबाई हुकूमतों का नाम भी दर्जा दिया जाता है, वो अल्टीमेटली जो है वो वर्क एज ए जो है वो एक लोकल गवर्नमेंट देते हैं। यानी कि दे ऑल ड्राइव देयर पावर एंड देर ऑल ड्राइव फ्रॉम देयर एक लेजिटिमेसी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। दैट इज वाई जो चाइना का निज़ाम है दैट इज कॉल्ड अ यूनिटी सिस्टम। फिर यहाँ पर जाकर जो एक निज़ाम है, इस निज़ाम के अंदर जो एक और पहलू है मुकदमा की तश्कील के लिहाज से, दैट इज कॉल्ड द यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जिसको नेशनल पीपल कांग्रेस कहा जाता है। तो इसके अंदर जो अगरचे नुमाइंदे जो है वो तमाम रियासत के इलाकों के अंदर लिए जाते हैं, हत्ता कि फ़ौज के नुमाइंदे भी जो है वो लेजिस्लेचर के अंदर शामिल, जिनको डिप्टीज़ कहा जाता है। लेकिन वहाँ पर बाई कैमरल तस्वर नहीं है, बल्कि एक ही कांग्रेस का एक ईवान है जिनको नेशनल पीपल्स कांग्रेस का नाम दिया जाता है, जो 5 साल के लिए बनाई जाती है और 5 साल के बाद जो है। और यहाँ पर जो इसका जो एक अहम पहलू है लेजिस्लेचर, वो ये है कि यहाँ के अराकीन जो वो अवाम की जो है वो जो एक हलकों से मुंतखब होकर आते हैं, लेकिन उनके लिए जो उनको नामजद करने का जो इख्तियार है वो वहाँ की एक स्टैंडिंग कमेटी करती है। तो वहाँ पर अगर स्टैंडिंग कमेटी का कोई रुकन जो है वो अवाम के लिए काबिल कबूल ना, तो उनको वो वोट या उसके खिलाफ वोट तो कर सकते हैं, लेकिन अवाम खुद या कोई फर्द आज खुद जो है वो सेंट्रल नेशनल पीपल कांग्रेस का जो रुकन बनने का इलेक्शन के अंदर जो है वो उम्मीदवार नहीं बन सकते। तो 5 साल के लिए बनते हैं। और फिर जाकर एक फंडामेंटल राइट्स का कंसेप्ट है, द फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटी। तो वहाँ पर जो शहरियों ने अपने सोच और फिक्र के इजहार के जो है वो हक को तस्लीम किया गया है, लेकिन वहाँ पर जाकर जो है वो उन पर जो ड्यूटीज़ आयद की गई हैं वो उन हकूक़ के साथ मुंसलिक तस्वर की जाती है
मैं उन्हें फंडामेंटल राइट का हक हासिल है, आज़ादी तहरीर और तकरीर या मजमा बनाने का, इज्तिमा करने का, लेकिन उन्हें कोई ऐसी एसोसिएशन या ऐसी सोच और फिक्र का इजहार करने का जरिया नहीं बन सकता या इजहार नहीं कर सकते जो कि कम्युनिस्ट निज़ाम के खिलाफ या कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ हो। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर हमें जो फंडामेंट का राइट का तस्वर है वो सब्जेक्ट टू द ड्यूटीज़ है जो रियासत के तरफ से उनको आयद की गई हैं। तो इस तरह जाकर एक और जो तस्वर है यहाँ पर हमें जो नज़र आता है कि वहाँ पर ड्यूअल हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो वो है जो हमें एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ नज़र आता है कि जो 138 आर्टिकल पर मुश्तमिल है और इसके अंदर जो है 4 इसके चैप्टर्स हैं। लेकिन इतनी बड़ी रियासत का इतनी बड़े हालात वाक़यात निज़ाम को चलाने के लिए ये जो इंतहाई मुख्तसर दस्तूर है उसकी कामयाबी का जो दरअसल वजह है वो ये है कि यहाँ पर जो है वो दरअसल वो तमाम ज़ाब्ते और वो तमाम फैसले और वो तमाम असूल और ज़वाबित जो कम्युनिस्ट पार्टी इख्तियार कर लेती है, डेट अल्टीमेटली बिकम द जो एक अल्टीमेट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह कहते हैं कि वो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो एज एन आर्टिकल शुमार नहीं किया जाता, लेकिन द पॉलिसी एंड द डिसीजन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी इज टेकन एज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह कहते हैं वहाँ पर हमें ड्यूअल एक व्हाट इज रिटन in form of the 138 article in the 4th chapter, but the most of the part of the constitution that is adopted and executed and has the legitimacy, and that is the rule and regulation of the communist party. तो इस तरह जो पॉलिसी बनाती है, जो असूल और ज़ाब्ते बनाती है, that becomes अल्टीमेटली जो है वो आइन का हिस्सा तस्वर किया जाता है। तो यहाँ पर जाकर हमें जो एक और जो तस्वर नज़र आता है वहाँ पर जाकर एक यहाँ पर एक हमें पीपल्स डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया गया है। अब यहाँ पर जाकर जो पीपल्स डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है वो मॉडर्न डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट से डिफरेंट तस्वर किया जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्हें अपनी मर्जी की पार्टी तश्कील देने का या अपनी मर्जी से इलेक्शन में हिस्सा लेने का जो वो हक हासिल नहीं है। वहाँ पर पीपल्स डेमोक्रेसी मीन्स द रूल बाई द प्रोलेटेरियन क्लास और इट मीन बाय द पेजेंट क्लास। तो ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर किसानों और मजदूरों की हुकूमत का नाम दिया जाता है, ना कि इसे पीपल का नाम दिया जाता है। तो अल्टीमेटली इट इज कॉल्ड और डिक्टेटरशिप ऑफ द पेजेंट क्लास। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर जो डेमोक्रेसी है दैट इज नॉट मीन इन दैट टर्म दैट इज टेकन इन द वेस्टर्न डेमोक्रेसी। फिर यहाँ पर चले जाते हैं तो यहाँ पर आइन को जो है वो इसको कहा जाता है कि रिजिड है, या इसको कहा जा सकता है फ्लेक्सिबल है। मगर फ्लेक्सिबल और रिजिड के लिए जो है वो एक जो मेथड है वो दुनिया के लिहाज से इस तरह मुख्तलिफ है कि यहाँ जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसको पेश करने का भी तरीके मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पर नेशनल पीपल कांग्रेस की जो स्टैंडिंग कमेटी है उनके अरकान को यह हक हासिल है कि वो कोई तजवीज़ जो है वो कर सके। इस नेशनल पीपल कांग्रेस के जो अरकान है बाई 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर जो है वो अपनी कोई तजवीज़ जो है वो दे सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली इट विल बी अप्रूव्ड बाय द 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द डिप्टीज ऑफ द नेशनल पीपल्स कांग्रेस। तो ऐसा कहते हैं यहाँ पर 2/3 मेजॉरिटी है और 1/5 जो है वो प्रपोजल दे सकते हैं। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट जहाँ पर अमेरिका का निज़ाम है कि 2/3 से प्रपोजल आती है और 3/4 से जो है वो उसकी तोसीक होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो है वो 1/5 डिप्टी सिर्फ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जाकर जो है एक स्टैंडिंग कमेटी जो है वो भी तजवीज़ दे सकती है। हाँ, अलबत्ता इसके लिए 2/3 मेजॉरिटी का जो है इसके लिए अप्रूवल होना ज़रूरी है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट द फीचर्स इनको हम कह सकते हैं कि जो चाइना के निज़ाम को जो है वो तश्कील देता हुआ नज़र